हेलो एवरीवन। तो हम अपना 4th लेक्चर लेके आए हैं अब। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो इसमें अब आगे देखते हैं कि उसके आगे उसका वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो चलो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग डालें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको वेक्टर्स आना चाहिए। 11th का जिनका वेक्टर क्लियर नहीं है तो वो ये टॉपिक को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अलग से वीडियो में डालूंगा जो न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी की मिलने वाली है, अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें मैं थोड़ा सा वेक्टर्स आपको क्लियर करूँगा। बट अभी छोटा मोटा आपको वेक्टर समझा देता हूँ कि मान लो एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये एक वेक्टर है, और मान लो ये एक दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। ये वेक्टर दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में ही है, बट इसका आधा है। तो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है और एरो उसकी डायरेक्शन बताती है। तो इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट इसकी लेंथ आधी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी को लिख सकता हूँ क्या, a/2 लिख सकता हूँ, ए का आधा वेक्टर। यानी इस बी की जगह मैं a/2 वेक्टर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। बी लिखूँ चाहे ये लिखूँ, एक ही बात, ठीक है। ये वेक्टर्स में, अच्छा मान लो ये एक वेक्टर है और मैंने इसके 5 एक वेक्टर लिया जो इसके 1/5 है। तो इस वेक्टर को मान लो ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकता हूँ मैं, a/5 लिख सकता हूँ, सिंपल सा a/5 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मान लो एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है मान लो 12, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 12 दे रखा है। तो एक वेक्टर जो कि एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको ए कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा इधर, वेक्टर को मैं थोड़ा सा जो लेक्चर मैंने बताया एडिशनल उसमें बता दूंगा। तो ए कैप को हम कैसे डिनोट करेंगे, अब अभी इसके 12 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, यानी इसके कितने पार्ट्स होने चाहिए, 12 पार्ट करूंगा तब जाके 1 मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ए कैप की वैल्यू क्या होगी, क्या a/12 होगी, सिंपल सी। मान लो ये बी वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है और इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 5 है। मुझे बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, मुझे बी कैप चाहिए, ये बी कैप। तो बी कैप कैसे मिलेगा, बी कैप को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ बी वेक्टर अपॉन 5। अभी बताया था ना, जितने पार्ट करने उसके हिसाब से लिख सकते। तो बी कैप अपॉन 5 सिंपल है कि कोई भी वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है, ठीक है। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो सी कैप की वैल्यू क्या होती है, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड 12 था तो ए कैप मिला a/12, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 5 था तो b/5। सी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा तो c/c का मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, क्लियर। अच्छा, तो ये आपको यूनिट वेक्टर समझ में आया। अब मान लो एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वही ए ही वेक्टर माना। मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12। मैंने बोला मुझे एक वेक्टर चाहिए, कोई नया वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो, जिसकी डायरेक्शन तो क्या होनी चाहिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। बट उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 7 चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ कि भाई ये मान लो कुछ ऐसा कोई वेक्टर होगा। अब मान लो ये ए कैप वेक्टर जो मिलता है यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, a/12 होगा। बट ये जो 7 मैग्नीट्यूड वाला है, क्या मान लो इसका नाम बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे अगर 7 को जोड़ दूँ तो ये मिल जाएगा,
इसका यूनिट ये कितना है 1 मैग्नीट्यूड का है। ऐसे अगर साथ जुड़ जाएंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा मुझे। तो जो 7 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ 7 इंटू ए कैप। 7 टाइम्स है वो इस वेक्टर के, डायरेक्शन तो वही है, ए कैप की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन सेम ही है, तो बी की डायरेक्शन भी मुझे ए की डायरेक्शन में चाहिए, यानी ए की कैप की डायरेक्शन में ही चाहिए। तो 7 इंटू ए कैप। समझ में आ रहा है? देखिए सिंपल से चीज़ है, ये ए वेक्टर है और मुझे एक वेक्टर चाहिए बी जो कि ए के डबल है मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू ए, ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए। इसका नाम बी तो है ही और 2a भी है। ऐसे ही ये वेक्टर है, तो पहले मैंने इससे यूनिट वेक्टर पकड़ा, यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, बट मुझे कितना मैग्नीट्यूड चाहिए 7, तो इंटू 7 कर दिया। यानी अगर कोई वेक्टर चाहिए मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड मुझे पता है, ठीक है, अगर मुझे 8 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए होगा तो 8 मैग्नीट्यूड वाले का नाम क्या होगा 8a कैप, ठीक है। 10 मैग्नीट्यूड वाले का नाम क्या होगा 10a कैप। यानी किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करो, उस वेक्टर का पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लो और जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 10a कैप, 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 8a कैप, 7 मैग्नीट्यूड का तो 7a कैप, 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 5a कैप। समझ में आ रहा है? सिंपल सा। तो ये हो गया। अब ये कहाँ काम आएगा, जब हम ये वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तब काम में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझें। पोजीशन वेक्टर मतलब मान लो आपको कुछ ओरिजिन दे रखा है O, ये एक पॉइंट है A, तो अगर मैं पूछूं इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इस ओरिजिन से लेके A की तरफ जो वेक्टर बनेगा इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर मैं बोलूं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A वो होगा OA वेक्टर, O से A की तरफ जाने वाला वेक्टर, इसको OA वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। मान लो इसका नाम R दे दिया, R1 दे दिया, तो R1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ A। OA भी बोल सकता हूँ, इसका नाम OA भी है, और R1 मैंने इसका नाम दे दिया तो R1 भी है। जैसे मान लो ये B पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या हो जाएगा, ये वेक्टर को बोलेंगे ओरिजिन से B की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B, OB बोलेंगे। और अगर कुछ नाम दे रखा है, मैंने मान लो इसका नाम दे रखा है ये R2 वेक्टर है, तो मैं इसको R2 वेक्टर भी बोल दूंगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जैसे यहाँ पे एक C वेक्टर दे रखा है, ये C पॉइंट दे रखा है, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या बोल देंगे, तो OC हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C। पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या हो जाएगा OC। और मान लो अगर इसका नाम R3 दे रखा है तो R3 हो गया। चलो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब ये चीज़ समझ में आई, मान लो मुझे A से B की तरफ जाने वाला वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर चाहिए, A से B की तरफ AB वेक्टर। तो याद रखें AB वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यानी फाइनल जहाँ पे पहुँचना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल जिसका पोजीशन वेक्टर, यानी AB वेक्टर क्या होगा B का पोजीशन वेक्टर, यानी R2 माइनस R1। समझ में आया? अगर मुझे AB वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर क्या होगा B का पोजीशन वेक्टर यानी R2 माइनस R1। यानी अगर मान लो किसी ने मुझसे बोला कि मुझे CA वेक्टर चाहिए, CA वेक्टर, तो CA वेक्टर क्या होगा, CA वेक्टर होगा C का पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर। फाइनली हम कहाँ पहुँचे A पे, यानी A का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 माइनस R3। समझ में आया? एक और जैसे क्वेश्चन मैंने बोला, चलो बताओ BC वेक्टर क्या होगा, तो BC वेक्टर क्या होगा C का पोजीशन वेक्टर क्या है R3 माइनस R2। तो यानी अगर आपको किन्हीं पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं और आपको कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वेक्टर जानना है तो आप इसके अकॉर्डिंग निकाल दोगे। यानी आपसे किसी ने पूछा बताओ BA वेक्टर क्या है, तो BA वेक्टर क्या हो जाएगा R1, A का पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2। AC वेक्टर पूछा आपको, बताओ AC वेक्टर क्या होगा, तो C का पोजीशन वेक्टर R3 माइनस R1। तो अगर आपको किन्हीं पॉइंट्स के पोजीशन, ये कैसे आया, ये ट्राइंगल लॉ से आया। आपने 11th क्लास में जो ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, उससे ये फॉर्मूले हैं। तो आपको अभी डायरेक्टली याद होने चाहिए कि अगर 2 पॉइंट्स के पोजीशन दे रखे हैं, आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेक्टर चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे,
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर कर दो तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से वेक्टर्स का एक वो लिखूंगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि भाई दो चार्जेस रखे हुए हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो बस आपको ब्रीफ में समझाना था। दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस है अपने पास R। तो हमने बोला था कि ये Q1 इस Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, अगर दोनों लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सिव और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव। इस फोर्स का नाम क्या देखेंगे, F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये दो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने जो आपको चीज़ लिख के दी थी कि 1/4π, अगर मान लो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो आप ध्यान रखो ये मैंने बोला था ये F12 का मैग्नीट्यूड है या F21 का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर जब भी होता है तो उसके साथ आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ये तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर मुझे वेक्टर चाहिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं गलती से F21 = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि F21 एक वेक्टर है, इधर सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्शन तो आ ही नहीं रही। आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो जब भी वेक्टर होगा तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। हाँ, आपको मैग्नीट्यूड तो पता है इस F21 और F12 का ये है, बट डायरेक्शन नहीं पता, आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो देखो एक सिंपल सा तरीका है कैसे हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो मान लो कि मैंने एक वेक्टर ले लिया यहाँ से यहाँ, इसका नाम दे दिया R वेक्टर, इधर से इधर इस वेक्टर को मैंने देखो एरो बना दिया, ये एक R वेक्टर है। अब बताओ F21 और F12 क्या सेम है क्या, F21 और F12 सेम है क्या, तो नहीं है। मैंने बताया था ये अपोजिट वेक्टर्स है। F21 की डायरेक्शन ये है और F12 की डायरेक्शन ये। F21 की डायरेक्शन R वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, F21 की डायरेक्शन R वेक्टर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ये R वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये, और F21 की डायरेक्शन भी क्या है ये। ठीक है, बट F12 की डायरेक्शन R वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैं F21 निकालना है, अभी अभी मेरे को पता था, मैंने अभी अभी आपको वेक्टर्स में बताया था कि भाई ये एक वेक्टर है A, मैंने बोला था A वेक्टर है। मुझे A की डायरेक्शन में A का मैग्नीट्यूड मान लो जो भी दे रखा है, A का मैग्नीट्यूड मान लो 12 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला मुझे A की डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए, तो मैंने बोला था उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने बोला था 7 और A कैप। आपने क्या किया, पहले A की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया जिसको A कैप बोलते हैं, इंटू 7 कर दिया। अब ये 7 A कैप एक वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, 7 भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई A की डायरेक्शन में ही। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या मैं F21 को क्या मैं ये जो मैग्नीट्यूड है इसका F21 का मैग्नीट्यूड तो पता ही है मुझे, जो भी F21 का मैग्नीट्यूड है इंटू R कैप लिख सकता हूँ क्या? भाई F21 की डायरेक्शन क्या है, R कैप की डायरेक्शन में ही है, R की डायरेक्शन में है, तो मैंने R का यूनिट वेक्टर ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड से, तो क्या F21 को ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, चलो लिख दिया बिल्कुल। और F21 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रख दो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। जब मैं यूँ लिखूंगा तो अब ये एकदम सही है, R कैप लगाना बहुत जरूरी था। जैसे R कैप लगा दिया, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा था तब R कैप लगाना जरूरी नहीं था, बट जब वेक्टर लिखूंगा, जब ये मॉड हट जाएगा तो ध्यान रखना ये R कैप भी लिखेगा। तो ये वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया F21। F12 भी लिख देता हूँ, F12 क्या होगा, अब ये R कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं R कैप लिखता हूँ तो R कैप की डायरेक्शन तो ये है, माइनस लगा दिया नहीं, R कैप के अपोजिट डायरेक्शन में। तो F12 का फॉर्मूला ये हो गया और F21 का फॉर्मूला ये हो गया। तो आप जल्दी से इसको उतार लें, जल्दी से।
तो हमने ये पढ़ा कि F21 हो गया, क्योंकि F21 की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में, ये इसको मैंने आर वेक्टर बोल दिया, तो F21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता था, मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में एक पोजीशन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर ले लिया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई तो किया, बट इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं, आर वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, आर कैप तो इस डायरेक्शन में, तो आर कैप के अपोजिट है ना, इसको क्या बोलेंगे, माइनस आर कैप, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इससे ये पता चल गया F12 की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है आर वेक्टर के, आर अगर वेक्टर दे रखा है तो, ठीक है, तो ये हमको समझ में आएगा। अच्छा, इसको कई बार देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे ये ए वेक्टर है, तो मैंने बोला बताओ ए कैप का वैल्यू क्या होती है, क्या ए कैप की वैल्यू मैंने ये बताई थी, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया था ए का मैग्नीट्यूड 12 है, तो मैं ए कैप को क्या लिख रहा था, ए अपॉन 12 ये लिख रहा था। तो सिंपल सी चीज़ है, ए किसी का भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमेशा याद रखें, जो भी वो वेक्टर है जिसका वो यूनिट वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, तो आर कैप की जगह अगर मैं यहाँ तो यूनिट वेक्टर लिखा है, हो सकता है मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं चाहता हूँ फॉर्मूला, इस वेक्टर की फॉर्म में चाहता हूँ, आर के फॉर्म में, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो मैं अगले स्टेप में यहाँ पे F21 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, आपने नोट डाउन कर लिया, उतार के पॉज करके उतार लेना, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब मैं F21 की वैल्यू लिख रहा हूँ, पहले तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखी थी, अब वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो F21 को ये भी लिख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो था ही, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर ही है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये आर ही तो मैग्नीट्यूड है, तो यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आर क्यूब हो गया, ये आर स्क्वायर और ये आर का मैग्नीट्यूड, आर मतलब आर का मैग्नीट्यूड आर ही होता है, मतलब आर मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर क्यूब, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर क्यूब, ठीक है। F21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। याद रखें, आर स्क्वायर ही होता है, आर क्यूब नहीं होता। यहाँ पे जब मैं ये आर लिख देता हूँ वेक्टर, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया एक एक्स्ट्रा, तो वो कट के यहाँ पे आर स्क्वायर ही बच जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस आर के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी है, मान लो आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब आंसर तो नीचे 25 का स्क्वायर होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 125 किया, 5 से 125 कट गया तो 25 ही बच जाएगा ना। तो जब मैं क्यूब लिख रहा हूँ, तो जब मैं ऊपर आर लिख रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा मैंने 5 लिख दिया, तो नीचे मुझे क्यूब करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसा लिखा होता है। तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्यूब वाला फॉर्मूला सही है या स्क्वायर वाला फॉर्मूला सही है। देखो, ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये बस वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आप पूरा का पूरा वेक्टर लोगे तो क्यूब आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आता नीचे आर स्क्वायर ही है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर ही है। बट हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पूरा वेक्टर लिख लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ऊपर आ गया, तो मुझे इधर क्यूब करना पड़ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर मैं F12 की बात करूं, तो F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर कैप। ये लिख लेंगे, आर कैप नहीं, कैप आता तो स्क्वायर आएगा, वेक्टर आया तो क्यूब आया, और आगे माइनस लगा दोगे आप। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर F12 आर वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब देखो दोनों कंडीशन में मेरे को, जब मैं F12 या F21 लिख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन मिल रही है, मेरे को यहाँ पे वेक्टर अपनी डायरेक्शन बता रही है। आर लगाने से क्या पता चल गया, इसकी डायरेक्शन में, यहाँ माइनस लगाने से क्या पता चल गया, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई, ठीक है। तो जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बिना मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का। बट मैंने कुछ पोजीशन वेक्टर भी समझाया था, तो पोजीशन वेक्टर क्यों समझाया था, पहले तो ये दो फॉर्मूलेज आप उतार लेना। ये वाला तो आपने F21 की फॉर्मूला, देखिए 4 फॉर्मूले मिल गए हमको। एक ये वाला, अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है माइनस लगा देंगे इसके केस में। अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखाना है तो ये नीचे क्यूब आ जाएगा और माइनस लगा देंगे इसके केस में, ठीक है। चलिए,
तो ये 4 फॉर्मूलेज आप उतार लो जल्दी से। अब आपको ये समझना है, ये बोर्ड में जनरली पूछा नहीं जाता, 1-2 बार क्वेश्चंस भी बने इस पर, बट फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये किया क्या। मान लो ये ओरिजिन दे दिया, एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q2। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दे रखी है। अभी तक क्या दिया था, जब इससे पहले जो मैंने लिखा था तो मैंने Q1 बनाया था और Q2 बनाया था और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और साथ में एक वेक्टर भी दे रखा था R। बट इस बार मेरे को इन दोनों की डिस्टेंस दी नहीं, इन दोनों के बीच में 2 चार्ज रखे हुए हैं किसी पोजीशन पे और मुझे इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। मुझे बोल रहा है ये वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये कहीं पर लिखा नहीं होगा आपको, ये डायग्राम नहीं बनाया होगा, ये डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए। बस मेरे को ये लिखा हुआ है Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए डायग्राम बना दिया कि कुछ ओरिजिन होगा, इस ओरिजिन से इस वेक्टर की तरफ ये R1 दे रखा है और इस ओरिजिन से इस वेक्टर की तरफ ये R2 दे रखा है। अब बताओ मेरे को एक सिंपल सी चीज़, ये 2 चार्ज हैं, क्या ये एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे? ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस फोर्स को बोलेंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? F12। डायग्राम बना लें और समझें। अभी तो ये हमको दिया है, हमको क्या दिया है मैं लिख देता हूँ। देयर आर 2 चार्जेस Q1 and Q2 with their position vectors R1 and R2 respectively। तो मुझे 2 चार्ज दे रखे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। और मुझे अब फोर्स फाइंड करना है, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। मुझे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना तो सीखा हुआ मैंने। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला वेक्टर निकाल लेता हूँ। ये वाला वेक्टर तो मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या ये वेक्टर क्या होगा? कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं, खत्म कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पे। तो इसको फाइनल का पोजीशन वेक्टर यानी R2 माइनस R1 बोल सकता हूँ इसको। ये वेक्टर R2 माइनस R1 मिल गया, यानी अब बीच के डिस्टेंस में मिल गई। तो अब मैं निकाल लूँगा F21। बताओ F21 क्या हो जाएगा? F21 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 माइनस R1। अब तो सेम हो गया जो पहले वाला था कि 2 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच का वेक्टर दे रखा है। तब मैंने क्या बताया था कि इसको K भी बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जो भी बीच की डिस्टेंस है उसका क्यूब और पूरा का पूरा वेक्टर। मैंने पोजीशन वेक्टर नहीं लिखा, अगर पोजीशन वेक्टर लिखता तो स्क्वायर आ जाता। मैंने पूरा वेक्टर लिखा है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्यूब है। समझ में आया? ये F21 हो गया। F21 समझ में आ गया। F12 क्या होगा? F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब R2 माइनस R1। ये तो लिख दिया बट आगे माइनस लगा, ठीक है। क्यों? F12 तो अपोजिट डायरेक्शन में ना इस R2 माइनस R1 के, ठीक है, लगा दिया। ये तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये F1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे इसके पास, तो साइन चेंज हो जाएंगे। R2 तो नेगेटिव हो जाएगा और R1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो F12 को मैं क्या लिख लूँगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। R1 तो पॉजिटिव हो गया, R2 नेगेटिव हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं। ये किसको लिखा मैंने? F12। माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। उतार लो आप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जब मैं अभी तक मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा था, देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने मैग्नीट्यूड नहीं, 2 मॉड नहीं बनाया है, मैं हमेशा वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन भी पता चल रही है मुझे। क्या पता चली मुझे डायरेक्शन? कि F21 की डायरेक्शन क्या है? R2 माइनस R1 जो वेक्टर है, R2 माइनस R1 वेक्टर क्या है? इसकी डायरेक्शन में,
ठीक है, और मुझे F12 की वैल्यू भी पता चल गई। हाँ, F12 की वैल्यू पता है, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्या होगा? क्या इस वेक्टर को मैं R1 माइनस R2 बोलूंगा क्या? R1 माइनस R2, क्यों? स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, खत्म यहाँ तक हो रही है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। तो R1 माइनस R2 की ही डायरेक्शन में ही तो है ये। भैया F12 किस डायरेक्शन में है? ये वाला वेक्टर देखो आप, ये क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। खत्म कहाँ पे हो रहा है? ये वेक्टर जो यहाँ खत्म हो रहा है। तो R1 माइनस R2, F12 R1 माइनस R2 की तो डायरेक्शन में आप ऐसे भी कर सकते थे भाई। जरूरी थोड़ी आपको हमेशा नीचे की तरफ ही बनाना है पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। मैं ये वाला वेक्टर ले लेता, देखो मैं वापस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं ये वेक्टर लूँ, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? R1 माइनस R2 फाइनल, इसकी पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। अब F12 तो इस R1 माइनस R2 की डायरेक्शन में है ना, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ F12 को? क्या F12 को ऐसे ही लिख लेता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का Q, और यहाँ पे R1 माइनस R2। अब बाकी सारी चीज मुझे इस दोनों फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में सेम दिख रही है, बस एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है। यहाँ R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड आ रहा है, वहाँ R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है। बट आप एक बात बताओ, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड क्या है? इतना। और R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड भी कितना है? इतना। दोनों सेम ही तो है भाई। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है ना। ये क्या, इनकी डिस्टेंस ही तो है, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो तो सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना नीचे। बट यहाँ ये डायरेक्शन बता रहा है, ये चीज मैग्नीट्यूड बता रही है, तो इसमें आपका उल्टा पुल्टा भी करोगे तो चलेगा। R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, ठीक है। बट यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी ना, इधर आपने R2 माइनस R1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा, यही है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और हमको क्या पता चल गया? हमको ये पता चल गया कि अगर दो वेक्टर्स, दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके अगर पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं तब फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर पोजीशन वेक्टर नहीं है, सिर्फ r डिस्टेंस दे रखा, कोई r वेक्टर दे रखा है, उसके टर्म्स में लिख जाएगा। ये हमारा कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट अभी ये फिर एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देखें, थोड़ा वेक्टर को समझे तो इजी ही टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पहले लिख लें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले, जो ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैक्सिमम कई बार बच्चे ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको लिख लें, नोट डाल के लिख लें, नोट डाल के लिख लें, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक is only applicable for point charges। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फॉर्मूला लगा। मतलब ये एक मेरे को 5 कूलम का चार्ज दे दिया, या मान लो ये मुझे 6 कूलम का दे दिया है, ठीक है। और ये मुझे दे दिया, मुझे कितने कूलम का, ये भी मेरे को मान लो 6 और ये 9 कूलम का दे दिया चार्ज। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी? मुझे 3 मीटर दे दी। दोनों पॉइंट से चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज है। अगर मेरे से पूछा गया कि बताओ ये वाला चार्ज जिस पे कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ, ठीक है। मान लो इस चार्ज का नाम दे दिया F1, तो मुझसे पूछा F1 का मैग्नीट्यूड बताओ, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की पावर 9। Q1 आ गया आपका 6, Q2 हो गया 9 और R² हो गया 3 × 3। सॉल्व कर देंगे, 3 × 3 9 होता है, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये कितना हो गया? 6 9 जा 54, 54 × 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दोनों पॉइंट चार्जेस है। ये भी, इस पर भी इतना ही लगेगा फोर्स, बस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ जो F2 होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, अगर यही दो चार्जेस 6 और 9 कूलम 3 मीटर की डिस्टेंस में थे,
और मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये कितना दिया था मैंने 6 कूलम, ठीक है, और एक ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये कितना है, और दूसरा कितना दिया था 9 कूलम, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। अब मैंने पूछा बताओ कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और आपने बोल दिया हाँ ये 6 कूलम का चार्ज है, ये 9 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इस पर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा देते हैं। तो आपने ये लगा दिया, मान लो ये फोर्स इस पर लगाएगा F1, और F1 का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, और सेम वही वैल्यू सेम ही है, तो 54 × 10⁹ न्यूटन लिखा, तो बिल्कुल गलत। इसमें ये फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? ये वाली बॉडी पॉइंट नहीं है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, छोटा सा चार्ज होना चाहिए, सिर्फ छोटे चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं पे भी लगा देंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ऐसे ही कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल। ये नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कैसे? ये थोड़ा टफ हो जाता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करेंगे। मान लो एक छोटा सा पॉइंट ये ले लिया, छोटे छोटे DQ में छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करेंगे, फिर ये DQ इस पर धक्का लगाएगा इधर, फिर एक DQ यहाँ धक्का लगाएगा, फिर ये DQ यहाँ धक्का लगाएगा, फिर ये DQ यहाँ। मतलब आपको बार बार ध्यान रखना है कि भाई इनको ऐसे ईजिली नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपको ये टफ पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए ट्रिक्स देखेंगे कैसे करेंगे आगे जाके, हम डायरेक्टली गॉस थ्योरम से इनके फॉर्मूलेज निकालेंगे और देखेंगे। तो ये लाइन आप नोट कर लें, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। सिर्फ पॉइंट चार्जेस यानी छोटे चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, बड़े चार्जेस के लिए नहीं। फिर बड़े चार्जेस के केस में कैसे निकालेंगे तो देखेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से या फिर गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर का ये प्रिंसिपल है। एक्चुअली फोर्स ही हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फोर्स क्या एक वेक्टर है। तो मान लो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये Q2 चार्ज है। अगर मान लो ये दो ही चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस का नाम मैंने R12 बोल दिया, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12। मैं पूछ रहा हूँ बताओ Q1 पे कितना फोर्स लगेगा। आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे Q1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वेक्टर की फॉर्म में ही बताना है आपको। आप बोलोगे F12 लगेगा, ठीक है, चलो ठीक है। और F12 की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। F12 की वैल्यू आपको अभी पता है, तो आप लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अगर कैप लगाया तो फिर स्क्वायर ही लिखूंगा, ठीक है। या मैं ये भी लिख सकता था F12 को K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, तब R12 ये। अगर R12 लिखूंगा, अगर ऊपर वेक्टर लगाऊंगा तब तो ये क्यूब हो जाएगा, और अगर कैप लगाऊंगा तब तो स्क्वायर ही है। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना। वेक्टर लिखूंगा तो एक R एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए मेरे को नीचे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। बट मैंने बोला यहाँ पे एक चार्ज और आ गया Q3, ठीक है। अब क्या Q1 पे अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा क्या? Q2 की वजह से तो उतना ही लगेगा। Q2 जो उस पर फोर्स लगा रहा था वो अपना फोर्स चेंज नहीं करेगा, बट एक और एडिशनल फोर्स Q3 भी लगाने लग जाएगा, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये नाम दे दिया। अब दो फोर्स लग रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इनको नॉर्मली। अब नेट फोर्स कितना होगा? अगर मैं पूछूं नेट फोर्स मैं फाइंड करना चाहता हूं, नेट फोर्स ऑन Q1, तो नेट फोर्स ऑन Q1 को मान लो मैंने F1 नाम दे दिया, तो F1 किसके बराबर होगा? तो वेक्टोरियली ऐड कर लो F12 और F13 को। अच्छा, F13 क्या होगा? मैं F13 भी लिख दूं साइड में, तो F13 होगा इस डिस्टेंस को, मान लो ये डिस्टेंस 1 और 3 के बीच में, इसको R13 नाम दे दिया। तो F13 कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन
r13 का स्क्वायर इंटू r13 का कैप। ठीक है, तो फाइनली जो F1 फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा, और यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों को नॉर्मल ऐड कर देते हैं और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। ये वेक्टर्स है दोनों फोर्स, वेक्टर वाला ऐड करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, नॉर्मली ऐड नहीं कर देना है। पहले तो ये फॉर्मूला उतार लो और फिर मैं बताता हूँ क्या नहीं करना है आपको, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ वेक्टोरियली ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो पहले जल्दी से क्वेश्चंस को कॉपी कर लो। ये तो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक चीज़ और ध्यान रखें कि एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये Q1 है और मान लो ये Q2 है और ये Q3 है। अभी उतारना नहीं है। Q1 पे कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और Q3 इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, मान लो 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो मैंने बोला क्या Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा था, क्या वो चेंज हो जाएगा क्या? तो आप आंसर, कई बच्चे बोलते हैं हाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि Q3 भी लगाने लग गया, तो आंसर है गलत। Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा Q3 के आंसर। भाई एक सिंपल सी चीज़ है, मैं हूँ, मान लो एक इंसान है, मान लो एक लड़का है A नाम का, मैं उससे हर महीने 10,000 रुपीज़ फीस लेता हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ाता हूँ, मेरे पास अभी 10,000 रुपये आता है। ठीक है, अब मैं B बच्चे को भी पढ़ाने लग गया, उससे मैं 8,000 रुपये लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल पैसे कितना आ रहा है? 18,000। टोटल मेरे पास पैसे 18,000 चेंज हो गए, बट क्या जो मेरे पास A वाले बच्चे से पैसे आ रहे थे 10,000, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो मुझे 10,000 ही देगा। वो ये थोड़ी बोलेगा सर आप तो 8,000 वहाँ से पढ़ रहे हो, मेरे से 2,000 ले लो, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, उसने जो मेरे पे फोर्स लगाना है या उसने जो मुझे पैसा देना है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो दूसरा मुझ पे फोर्स लगा रहा है या दूसरा मुझ पे पैसा दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पहले इस पे 10 न्यूटन लगा रहा था, अगर ये नहीं भी होता तो 10 न्यूटन लगा रहा था, अभी भी ये इस पे 10 न्यूटन ही लगा रहा है। और ये इस पे अगर मान लो ये नहीं होता, अकेला 15 न्यूटन लगा रहा था, इसके आने पे भी 15 लगा रहा है। हाँ, टोटल इसके पास अब नेट 10 और 15 नहीं होगा, कुछ नया आएगा। और ध्यान रखना 25 भी नहीं होगा। नॉर्मल एडिशन नहीं कर देना फोर्सेस का, ये वेक्टर्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, इसका वेक्टोरियली ऐड होगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि आप इसको नॉर्मली ऐड मत कर लेना। ठीक है, किसी ने पूछा बताओ नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स ऑन Q1 किसी ने निकाल दिया 15 प्लस, मैंने तो लिखा ही था F1 प्लस F2, ऐसे लिखा था ना। मान लो इसको फोर्स का F1 नाम दिया और इस फोर्स को मैंने F2 नाम दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 और F2 का फोर्स एडिशन। ये तो सही है, बट 15 F1 कितना है? 15 न्यूटन। क्या F1 15 न्यूटन है क्या? नहीं, F1 का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, F1 15 नहीं है। F2 का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो मैं F1 की जगह 15 नहीं लिख सकता या F2 की जगह 10 नहीं लिख सकता, और नॉर्मली ऐड भी नहीं कर सकता है 25 की गलत। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और फॉर्मूला क्या लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का एडिशन तो होगा ही, और ये F1 प्लस F2 का जो एडिशन होकर जो आंसर होएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो याद करें, वेक्टर्स में पढ़ा था, ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ऐसे हम नेट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होगा प्लस 10 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 15 इंटू 10 होगा इंटू कॉस थीटा होगा, जो भी इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और उसका रूट करेंगे, वो नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स ऐसे ही नहीं निकल जाए, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे ही नहीं निकल जाएगा आपको। जब भी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा तो वो वेक्टर्स का लॉ लगाओगे। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, आप उन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल का, और अब न्यूमेरिकल आएंगे अपना, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, और ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप उसको फॉलो करें, और फिर जैसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था करें। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, फिर उसके भी न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, और फिर आपका जो है आगे हम चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। 4th लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।
और न्यूमेरिकल का लेक्चर अलग से डालूंगा, वो 5th नहीं होगा, वो अलग से प्लेलिस्ट बनेगी पूरे चैप्टर की, प्लस जितनी भी अरिहंत के क्वेश्चन है उसकी भी मैं, जो प्रीवियस ईयर के उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उनको आप फॉलो करें। साथ में अब आने वाला है क्योंकि ये 2 टॉपिक खत्म हो गया, अब उसी का लेक्चर आएगा। ठीक है।